राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं लक्ष्मी कुमारी इन्फो पर लेखिका शिवानी जी की कहानी चन्नी। चलो चलते हैं कहानी की ओर। ट्रेन पूरी रफ्तार से चली आ रही थी। नीचे की बर्थ पर एक बुजुर्ग से नवाब साहब लेटे स्टेट्समैन पढ़ रहे थे। पास ही उनका नाम लिखा सूटकेस धरा था, जिस पर नवाबजादा शौकत अली नाम उन्हीं की जवानी की तरह धुंधला पड़ गया था। दूसरी बर्थ पर एक सिंधी नया जोड़ा कबूतर सी गुटर घूमे मस्त था। बार बार लड़की सी दिखती नई दुल्हन अपने जवान पति को ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए ठेस रही थी और वह दुगने जोश से उससे छेड़खानियां किए जा रहा था। ऊपर की बर्थ पर लेटी मैं मन ही मन सोच रही थी कि यह नए नए ताजे जोड़े अपने आसपास की भीड़ से कितने बेखबर रहते हैं। मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। नैनीताल की ठंडी सड़क पर दिन दहाड़े ऐसे 20 जोड़े एक दूसरे से लिपटी लिपटाए घूमते रहते हैं। पर मैं देख रही थी कि एक बुजुर्ग नवाबजादा शौकत अली को उस जोड़े ने बेहद परेशान कर दिया था। बेचारे बार बार खांसते खकारते अपनी उपस्थिति का आवाज दे रहे थे। जब लखीमपुर में वह रसीला जोड़ा उतर गया तो उन्होंने चैन की सांस ली और करवट बदलकर सो गए। गर्मी बेहद थी, पंखा चल रहा था, पर ट्रेन के अधिकांश पंखों की भांति यात्रियों को छोड़कर डिब्बे की हर दिशा को हवा भेज रहा था। मैंने कई बार उसे घुमा फिरा कर मनाने की कोशिश की, पर हार मानकर चुपचाप लेट जाना पड़ा। मैं सोच रही थी कि नीचे की बर्थ पर अपना बिस्तर बिछा लूं। इतने में बहुत सारा सामान लेकर 2-3 कुली धस आए। बुरे बुरे बालों वाले एक लड़के ने बड़ी फुर्ती से निचली बर्थ पर होल्डर्स फैला दिया। एक पिस्तेई रंग के बुरके की सर के साथ एक महिला उस बर्थ पर जम गई। जमीन लो, इन कुलियों को पैसे दे देना और बचे तो तुम रख लेना। एक 5 का नोट उन्होंने उस भूरे बालों वाले लड़के को थमाया ही था कि गाड़ी चल पड़ी और वह चट से उतर गया। नवाबजादा हल्के हल्के खराटे ले रहे थे। डिब्बे की बत्तियां पहले से ही बुझी थी। उस महिला ने अपना रेशमी बुर्का उतारकर खूंटी पर टांग दिया। महिला मेरे नीचे वाली बर्थ पर थी, इसी से चेहरा ना दिखा, लेकिन गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। स्टेशन की बत्तियों के आसपास से धुंधले में भी बुर्का टांगने वाली की लंबी लंबी उंगलियां मुझे स्पष्ट दिख गई। कुछ बुर्के की रेशमी खसखस और कुछ उंगलियों में पड़ी हीरे की अंगूठी की चमक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। कैसी लंबी लंबी सुडोल उंगलियां थी, और दूसरे क्षण मुझे एक अजब घुटन ने व्याकुल कर दिया। ऐसी लंबी और सिरे से टेपरी उंगलियां मैंने कहाँ देखी हैं। ठीक ठीक याद ना कर सकने की विचित्र झुंझुलाहट ने मुझे ऐसा व्याकुल कर दिया। याद न आने पर शायद नीचे कूदकर उस अपरिचित महिला की उंगलियां फिर देख डालती, पर तभी अचानक याद आया, उंगलियां जिन हाथों में मैंने देखी थी वे जल भुनकर कब के राख हो चुके थे। उनके फिर दिख जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। आज से 10 वर्ष पहले मेरे पति ही तो उन उंगलियों का अस्तित्व गंगा में बहा आए थे। हाँ, चन्नी की उंगलियां थी। मैं उससे कहती, चन्नी तेरी उंगलियां तो चंपे की कलियां हैं। चल हट बे, कहती। ताई तो कहती है ऐसी लंबी लंबी उंगलियां चुड़ैल की होती हैं। ताई की नज़र में तो वह हमेशा चुड़ैल ही रही। चन्नी मेरे मजले मामा की इकलौती लड़की थी। जन्मते ही उसने जन्नी को डसा और पिता को तो गर्भ से ही डस चुकी थी। अनाथ चन्नी को बड़े मामा जी ने ही पाला। मेरे ननिहाल में 3 अश्लेषण भी पलते थे। अभाग्नि चन्नी को भी उसी स्तर से पाला जाता। घर भर की उतरने वही पहनती, फिर भी कुंद कलीसी चटकती रहती। घर भर की वासी जूठन उदरस्त करने पर भी उसके श्वास ने कभी हार न मानी। मेरे ननिहाल की सब लड़कियां गोरी चिट्टी थी, पर चन्नी थी सांवली। उसे अपने कृष्ण वर्ण का कोई दुख न था। वह जानती थी विधाता ने उसकी शोक आंखों और मोती सी दंत पंक्ति में लवाड़ने का ऐसा अपरिमित कोश भर दिया था, जिसे अपने गौरव वर्ण की महिमा से भी उसकी चचेरी बहनें उसे तुच्छ ना सिद्ध कर सकती थी। एक से एक महंगे विदेशी शैम्पू से अपने सुनहरे बालों को धोकर उसकी गोरी गोरी मेमसी बहनें कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाती और वह केवल रीठे से ही समृद्ध अपनी एड़ी तक लहराती चोटी पीठ पर डालकर जगत तारणी स्कूल में पढ़ती। उसकी अध्यापिकाओं का कहना था ऐसी तेज लड़की उनके स्कूल में आज तक नहीं आई। एक बार वह अपने स्कूल की खेल की टीम के साथ वह रूस भी घूम आई तो चाची ताइयों के दिल पर छुरियां चल गईं। बड़े मामा जी ने ही जिद करके उसे भेज दिया, नहीं तो बेचारी जा भी ना पाती। विदेश से लौटने के बाद चन्नी की बोटी बोटी फड़कने लगी। शौक पहले से ही था, अब वह ढीठ भी हो गई। जब छोटी थी तभी पास पड़ोस से शिकायत न आने लगी थी। चन्नी ने किसी की चूड़ियां मसक दी, किसी की गुड़ियां कुएं में डाल दी, कहीं से कच्ची इमलियां चुरा लाई तो कहीं से कच्चे अमरूद।
जवान हुई तो कयामत ही आ गई। उसकी किताबों से एक आध प्रेम पत्र का गिरकर बड़े मामा जी के हाथ में पड़ जाना तो नृत्य की घटना थी। तिस पल मोहल्ले भर के छोकरों की भ्रमावली उसके इर्द गिर्द मर्डाने लगी। होने को तो बड़े मामा जी की लड़की सरला उससे कहीं अधिक सुंदर थी, किंतु बड़ी बड़ी आंखों की चंचल पुतलियां घुमाकर खिलखिलाकर हंसी के मजीरे बजाना, यह सब उसे कहाँ आता था। अपनी सामान्य सी साड़ी के आंचल सिग्नल से चन्नी मोहल्ले भर की युवकों के हृदय इंजनों को रोक सकती थी। तभी तो बड़ी मामी जी अम्मा से कहती हैं, बीबी छोरी बंगाल का जादू जाने है, किसी तरह छोरी के हाथ पीले करूं तो फिर छुट्टी मिले। सुन तो रही हो, शास्त्री जी की बिटिया भी मुसलमान साइकिल वाले के साथ भाग गई। शास्त्री जी की बिटिया साइकिल वाले के साथ ना भागी होती तो शायद चन्नी की विवाह की इतनी जल्दी ना होती। उसी दिन से मेरे दोनों मामा उसके लिए दाएं बाएं वर ढूंढने लगे, किंतु इसी बीच सुयोग्य पात्र ने उसे स्वयं ढूंढ लिया। चन्नी अपने मामा के यहाँ अलीगढ़ गई थी। वहीं की नुमाइश में उसे चटखारे ले लेकर चाट खाते योगिन जीजा ने देख लिया। अब चाट खाने वाले भी दो तरह के होते हैं, चन्नी ने मुझसे हंस हंस कर कहा था। आज भी उसकी हिरनी सी आंखों की काली भंवर पुतलियां मेरी स्मृति पटल पर खिंच जाती हैं। एक तो प्लेट में चाट धरकर चम्मच से ऐसे चुमते जैसे मोती हो। ना मिर्च की सिसकियां, ना हा हा, ना हो, ना उंगलियां चाटना, ना आंखों में पानी। और एक चाट खाने वाले होते हैं हम सकीले, आंखें लाल, होठ लाल, यानी द्रिगण बीच डोरे लाल। तेरे जीजा ने हमें देखा और पसंद कर लिया। काश जीजा उस पर रीझे ही रहते। ननिहाल की वह विश्व बलरी मुझे प्राणों से प्रिय थी। उसकी कुख्याति सुनकर भी मुझे कभी घृणा ना हुई। एक दिन बड़ी मामी ने मुझे निराले में खींचकर समझाया भी था, देख बिट्टो, उस छोकरी के पीछे मत फिरे, वह जहर की बुझी है, जहर की। अपनी नानी पे गई है रंडी। चन्नी के नाना ने वैश्या से विवाह किया था। हो सकता है चन्नी में अपनी रूप जीवा नानी के ही संस्कार आए हों। मजली मामा ने घर भर की अवहेलना कर गई मामी से विवाह किया था। इसी से वर्जित कुल की स्मृति चिन्ह चन्नी सबकी आंखों की किरकिरी थी। मैं छुट्टियों में ननिहाल जाती तो वह मुझसे लिपट जाती, हाथ नचा नचा कर पुतलियां घुमा ऐसे रंगीन किस्से लेकर बैठ जाती, जी मैं आता सुनते ही रहूं। प्रेम पात्रों का उसके पास एक बड़ा सा पुलिंदा रहता, जिसे वह पिछवाड़े के वरामदे में मुझे ले जाकर पढ़ पढ़ कर सुनाती रहती। सरला से मत कहना, बड़ी चुगलखोर है, चटताई से कह देगी, वह कहती है। और सकरे पिछवाड़े में पास के पागल खाने से आती दुर्गंध के दूध से बाहर को बहन कर भी मैं उसके प्रेम पत्रों के रस भंडार का रसास्वादन करती। एक उम्र ऐसी होती है जब ऐसे प्रेम पात्रों का लड़कियों के मनोरंजन के लिए विशेष महत्व होता है। हमारी शायद वही उम्र थी। मैं 16 की थी और चन्नी 17 की। उसी साल चन्नी का विवाह भी हो गया। मुझे आज भी उसके विवाह की एक एक घटना याद है। भारी जामदानी लहंगे में चन्नी की मुट्ठी भर की कमर धोरी हुई जा रही थी। उसकी नाक छिदी नहीं थी, इसी से उसकी ससुराल से स्प्रिंग वाली बड़ी सी नताई थी, जिसका स्प्रिंग या तो ढीला हो जाता या घूंघट की उमस से घुटकर चन्नी स्वयं ढीला करके सबके सामने घूंघट पलटकर कहती, देखो ताई, ये नथ हमसे ना संभलती। आंखें दिखाती, दांत पीसती बड़ी मामी दुगना घूंघट खींच देती और उसकी फुसफुसाहट तीखी होकर शायद उसी दिन योगी जीजा ने कानों में पड़ गई थी। अरे आज के दिन तो हमारी लाज शर्म रख ले है। योगिन जीजा जान गए थे कि बिगड़ी घोड़ी को लगाम और चाबुक की सान में नहीं साधा तो वे उन्हें भी अनाड़ी सवार की तरह मिट्टी में मिला देगी। सिर से पैर तक गहनों से लदी चन्नी विदा हुई तो मेरी दोनों मामियों ने निश्चित सांस लेकर कहा, चलो भाई, हम तो गंगा नहा लिए। फिर कई साल तक मुझे चन्नी की खबर ना मिली। मेरे विवाह पर भी योगिन जीजा ने उसे भेजा नहीं। सरला तो कहती है कि उसके प्रेम पत्रों के पुलंदों के बारे में किसी ने योगिन जीजा को बतला दिया। क्या पता बताने वाली स्वयं सरला ही हो। फिर सरला के ब्याह में बड़े मामा उसे स्वयं जाकर लेवा लाए। मुझे लगता है उस अभागिनी को बड़े मामा बहुत चाहते थे। इसी से मामी के बहुत बुरा भला कहने पर भी वे स्वयं लेवाने चले गए। और कैसा आश्चर्य कि जीजा ने चटपट भेज भी दिया। 3 अदय मरियल सी बच्चियों को लेकर वह तांगे से उतरी तो मैं अवसन्न रह गई। ये वही चन्नी थी जो छूने से भी मैली होती थी। न आंखों में वह शोकी थी, न चेहरे पर रौनक। मुझे देखते ही सिर झुका लिया, जैसे अपनी गंदी वशकल लड़कियों के लिए माफी मांग रही हो। तीनों बच्चियों ने माँ का रंग और बाप का नक्शा पाया था कि तीनों ही के चेहरे पर योगन जीजा की सुग्गे की नाक का मनहूस साया था। उनके जिन अंगों को ढकने के लिए उनकी जालीदार कलछों की सृष्टि हुई थी, उन्हें खुला छोड़कर वे उनके घुटनों तक बड़े ही फुल ढंग से लटक रहे थे। नाक बह रही थी, जिन्हें पोंछने की चन्नी को कोई चिंता न थी। विवाह के पश्चात
सुगढ़ से सुगढ़ नारी भी कितनी बदल जाती है। ये वही चन्नी थी जिसकी प्रेम पत्रों के प्रतिभाशाली लेखक उसके मनोहर व्यक्तित्व की भलाइयाँ लेते, उसका आदेश पाते ही किसी भी मेल ट्रेन के धड़काते पहियों के नीचे लेट जाने को तत्पर रहते थे। हाय राम चन्नी, तुझे क्या हो गया? बारात आने को है, कम से कम आज तो साड़ी बदल ले। मैंने उसे खींच खाच कर अपनी एक साड़ी पहना दी, बालों को संवार कर जूड़ा बनाया, बिंदी लगाने लगी तो वे दोनों हाथों से मुंह ढककर सिसक पड़ी। अरे भाई, हमारी कमीज कहाँ डाल दी? हद हो तुम। योगेन जीजा की चिड़चिड़ी आवाज सुनते ही वह भीगी बिल्ली सी दुबक गई। मैं समझ गई कि हृदयहीन पति की कठोर शासन ने ही उसका मुख श्री छीन ली है। बारात विदा होते ही जीजा जी उसे लेकर चले गए। उन्हें किसी मीटिंग में दिल्ली जाना था। योगेन जीजा, चन्नी को यहीं छोड़ जाइए ना, हमें भी तो दिल्ली जाना है, हमारे साथ चली जाएगी। मैंने कहा और चन्नी का चेहरा फक पड़ गया, जैसे मेरे दुसाहस से योगेन जीजा सबके सामने उसका अपमान न कर बैठे। नहीं, यहाँ कैसे छोड़ दें, होटल का खाना हमसे नहीं खाया जाता। बह गई तो मारे बह के मुझसे ठीक से मिली भी नहीं। एक सहमी सी हंसी के पीछे उसके दोनों होंठ बरबस रोकी गई रुलाई के बाहर से कांप रहे थे। मैं मोड़ पर अचानक ओझल हो गई। उसके तांगे को देख रही थी कि न जाने कहाँ से बड़ी मामी आ गई। उनकी पुत्री को ससुराल से बहुत ही साधारणता चढ़ावा आया था, उसी की भड़ास उन्होंने चन्नी के मत्थे निकाली। क्या सुख है चन्नी को? जमींदार से जाकर सुना, योगेन तालों में बंद करके धरे है। लक्षण जो वैसे ठहरे, इससे तो अपनी सरला अच्छे घर गई। ऐसा भी क्या गहना जिससे गर्दन टूटे? चन्नी तो राह पर आ गई। दामाद करीना मिलता तो आज शमी मंजिल में होती। सामने शमी मंजिल के गुम्बद दिख रहे थे। सबसे ऊंची मंजिल पर बने आध चांद पर नए मालिक ने काला रंग पोत दिया था। जिस छत की मुंडेर पर बिगोनियों के गमले महकते थे, वहां पर कई जोड़ी कच्चे और मैली सी पांडु जीरू सलवारें सूख रही थी। चन्नी की शादी के साल ही शमी मंजिल ने उजड़कर पहले से ही उसकी मौत का मातम मना लिया था। आबिद चाचा पाकिस्तान भाग गए और उनकी शमी मंजिल किसी सरदार को किले में मिल गई। सरदार जी के 17 बच्चे थे जो उनकी छत की हर मुड़ेर पर लंगूरों की तरह चढ़े रहते। उनकी छत से मिली एक सकरी सी मुड़ेर मामा जी के दीवान खाने की छत पर उतरती थी और कभी बही मुड़ेर डूबते सूरज की छाया में शमी मंजिल और तुलसी कुटीर की प्रेम पूर्ण्य सलिंगा का संगम थी। इरफान अहमद चन्नी के पीछे दीवाना था। उसकी सारी चिट्ठियाँ हिना और खत से तर आती थीं। उन्हें सूंघ सूंघ कर किताबों से ढूंढ निकालना सरला के लिए बड़ा आसान होता। इसी से इरफान उन्हें मुड़ेर की एक खपरेड़ के नीचे छिपा जाता। बड़े मामा जी से आबिद चाचा की पुरानी मित्रता थी। इसी से मुस्लिम परिवार से मिलने जुलने से हमें भी कोई रोक टोक ना थी। इरफान भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आते तो बड़ी मामी चौकन्नी होकर चन्नी के पैरों में बेड़ियां डाल देती। पर चन्नी उन कैदियों में से थी जो बेड़ियों को काटने का साधन जेल खाने की ऊंची दीवारों से भी जुटा ही लेती थी। बात तो शायद बहुत बढ़ जाती, पर बीच में ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की ओर बड़ी बेरुखी से पीठ फेर ली। जब मेरे पति की बदली दिल्ली हो गई थी, मैं खुशी से उछल पड़ी। चन्नी वहीं थी। अब मैं उसकी उदासी को दूर कर लूंगी और वह फिर पहाड़ी मैना सी चहकने लगेगी। किंतु चहकती कैसी? मैना के गले में सुना है एक कांटा उगाता है और वह चहकना बंद करके एक दिन गर्दन डाल देती है। चन्नी के गले में भी ऐसा ही कांटा उगाया था। मेरे और उसके मकान के बीच कुल 3 मकानों का फासला था और काम निपटते ही मैं उसके पास पहुंच जाती। पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा जो चन्नी मुझे देखकर कली सी खिल उठती थी, अब मुरझाकर बिखर जाती है। योगेन जीजा के ऑफिस से लौटने से पहले ही मुझे किसी प्रकार विदा होने को वह झटपटाने लगती। मेरे यहाँ आती भी तो है, सहमी सहमी निगाहों से इधर उधर देखती है, बार बार चौंक पड़ती है, कभी अपनी बड़ी आंखों से मेरे चेहरे पर गड़ाए रहती है। मैं पूछती भी तो किससे? घर के भेदी प्राय नौकर या बच्चे ही होते हैं। नौकर जीजा जी रखते ही नहीं थे और चन्नी की 3 बच्चियां ब्रजमुखा थी। इसी बीच में बाबूजी की बीमारी का तार पाकर मायके चली गई। भाई मुझे एक दिन अपने पति की चिट्ठी मिली कि चन्नी किसी के साथ भाग गई। मैं स्तंभ थी, मन ही मन में जानती थी कि चन्नी कभी भाग नहीं सकती। भागने की भी तो आखिर एक उम्र होती है। 34 वर्ष की पढ़ी लिखी 3 बच्चियों की माँ चन्नी भला किसके साथ भाग सकती थी? किसके साथ भागी ये पता नहीं। मेरे पति ने लिखा था, लेकिन योगेन का कहना है कि वह किसी प्रेमी के साथ ही भागी है। चन्नी क्या ऐसी नासमझ थी? जीजा के निर्मम व्यवहार और सख्ती स्वभाव से ही उबकर वह किसी तालबावड़ी में कूद गई होगी। बेचारी ने पति का विश्वास पाने के लिए कितनी चेष्टा की थी।
मैं नित्य बड़ी आशा से अखबार देखती, शायद किसी युवती की लाश मिलने का समाचार होता। इसी बीच मेरे पति का एक और पत्र आया कि चन्नी की किसी सरदार के यहाँ छिपने का समाचार मिला था। वहाँ पुलिस की सहायता से योगिन जीजा ने छापा मारा तो सरदार फरार हो चुका था और दरवाजा तोड़ने तक चन्नी ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। पड़ोसियों ने बतलाया कि वह सरदार कुछ ही दिन पहले 10 साल की सजा भुगत कर लौटा था और एक दिन वह सुंदर सांवली बलंगनी सी लड़की उसके साथ आकर रहने लगी थी। दिन भर वह कमरे में बंद रहती और रात को सरदार के साथ घूमने निकलती। दरवाजा तोड़ने पर वह खत्म हो चुकी थी। बाद में योगिन जीजा और मेरे पति ही उसकी मिट्टी ठिकाने लगा आए थे। आज ट्रेन में किसी अपरिचिता की लंबी उंगलियां देखकर अभागिनी चन्नी की स्मृति फिर ताजी हो उठी थी। एक बार वर्ष से झांक कर देखने की चेष्टा की तो देखा वह अपरिचिता मुस्लिम महिला करवट बदल सो रही थी। नवाब साहब के खराटे और ट्रेन के झकझोरों के बीच मुझे भी नींद ने कब दबोच लिया पता ही नहीं चला। काफी देर बाद किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी, फिर चली और फिर न जाने कितने स्टेशनों पर रुकती चलती बढ़ती आगे चली। मैं गहरी नींद में पड़ी ही रही। जब उठी तो हल्का गुलाबी उजाला होने लगा था। नीचे झाँककर देखा तो वर्थ खाली थी। लंबी उंगलियों वाली मुस्लिम महिला न जाने किस स्टेशन पर उतर चुकी थी। हाथ में गड़वा लिए नवाब साहब बाथरूम में घुस गए तो मैं भी बिस्तर से उतरकर नीचे की बर्थ पर आ गई। एक छोटा सा रुमाल शायद वह महिला भूल गई थी। बड़ा प्यारा सा लेस लगा कैफ्रिक का रुमाल था जिसे देखकर फ्लोवेयर की किसी फ्रेंच नायिका का स्मरण हो आया और ना जाने क्या सोचकर मैंने उसे उठा लिया। स्पर्श भी प्यारा लगा। नाक से लगाया तो मुझे सांप सूंघ गया। कैसी परिचित मीठी खुशबू थी, भई जानी पहचानी मीठी खुशबू जो इरफान अहमद के हिना के तरखतों से आया करती थी। लखनऊ आने तक वह रूमाल मेरी मुट्ठी भर में ही रहा। वह रूमाल नहीं जैसे शादी के पसीने से तर चन्नी का हाथ मेरे हाथ में बंद था। घर पहुंचते ही मैंने अपने पति से पूछा, क्यों उस दिन आप भी जीजा जी के साथ मरघट तक गए थे ना? मेरे पति मुझे ऐसे देखने लगे जैसा मेरा दिमाग फिर गया हो। चन्नी को मरे 10 साल हो चुके थे। हद करती हो तुम भी, आज अचानक क्या याद आ गई? नहीं, ऐसे ही पूछा। मैंने कुछ खिसियाकर कहा, आप कहते थे ना उसने अपने को जला डाला था, फिर मरघट तक क्यों ले गए थे? यही सोच रही थी। इस बुरी तरह जली थी कि पहचान में ही नहीं आती थी। वे दोनों हाथ बच गए थे बस। हाय राम, क्या दोनों हाथ देखकर आप लोगों ने उसे पहचान लिया था? मेरा कलेजा बुरी तरह धड़क सा रहा था। नहीं, उंगलियां देखकर। योगन कहता था वैसी लंबी लंबी उंगलियां और किसी की नहीं हो सकती। फिर बाएं हाथ पर गुदना भी तो था। मुझे याद आया उसके बाएं हाथ पर गुदा फूलों का एक नीला गमला। किंतु क्या उस गमले में उसका कॉपीराइट था? क्या वैसा ही गमला किसी और के हाथों में नहीं गुद सकता? योगेन जीजा ने कहा था कि वैसी उंगलियां और किसी को नहीं हो सकती। जब ट्रेन में मुझे लंबी लंबी उंगलियां दिखी, यही मैं भी तो जोर जोर से कहना चाहती थी कि वैसी उंगलियां और किसी की नहीं हो सकती। पर कैसे कहूँ, मेरी बात मानेगा ही कौन? मेरे पास सबूत, परिचित खुशबू से तर छोटे से कैफ्रिक के रुमाल का। संसार ऐसी भावुक कमजोर दलील पर विश्वास नहीं करता। फिर उस खुशबू को ही भला कब तक सहज पाऊंगी? हिना और खस की खुशबू अब चन्नी के रहस्य में अस्तित्व की भांति धीरे धीरे उड़ती जा रही है। जिस दिन वह बिल्कुल उड़ जाएगी उस दिन शायद मैं भी मान लूंगी कि चन्नी सचमुच मर गई। दोस्तों, ये तो थी लेखिका शिवानी जी की कहानी चन्नी। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों को लाइक करें। राधे राधे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।